हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपनी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने कल पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था, जो कि हमारा चैप्टर था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। जिसमें सबसे पहला हमने चैप्टर में पार्ट 1 जो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, उसके जनक कौन हैं, और इसके अलावा उसके रसायन विज्ञान के महत्व क्या है। ये सब चीज़ें हमने कल डिस्कस किया था। आज उसी का चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 2 है, जिसमें कि हमारा सबसे पहला पॉइंट है द्रव्य या पदार्थ। हमारे सिलेबस में है, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा। देखिए, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। जैसे कि ईंट, पुस्तक, जल, हवा, वाष्प आदि। यानी कोई भी वस्तु है, इस संसार में जितनी भी वस्तु हैं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, वो हमारी क्या होंगी? द्रव्य या पदार्थ कहलाएंगी। नेक्स्ट है इसका वर्गीकरण, कि हम जो है इस द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। तो द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण जो है दो आधार पर किया गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और रासायनिक वर्गीकरण केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि भौतिक वर्गीकरण में किस तरीके से पदार्थों को क्लासिफाई किया गया है, और रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हमारा आता है भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें पदार्थों को हम मेन रूप से 3 भागों में बांटते हैं। वैसे तो इसके 4-5 टाइप से, एक प्लाज्मा अवस्था होती है, एक और भी 2 और अवस्थाएं होती हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली हमारी जो अवस्था है वो ठोस अवस्था है, दूसरी द्रव और तीसरी गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले हमारी ठोस अवस्था आती है। ठोस अवस्था में आयतन निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। आयतन, जब भी कोई ठोस वस्तु है, ठीक है, उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने ईंट बोला कि ईंट ठोस है, तो ईंट को हमें एक जगह रखें तब भी वो ईंट का आकार वैसे का वैसा ही रहेगा, और जो उसका आयतन है वो भी सेम का सेम रहेगा। अगर दूसरी जगह रख दें, तीसरी जगह रख दें, कितनी भी जगह हम चेंज कर लें, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंतराण्विक बल, यानी जो इसके अणु, परमाणु या आयन होते हैं, उनके बीच जो लगने वाला बल है वो प्रबल होता है। जब भी हम पढ़ेंगे पूरी केमिस्ट्री में, हम मेनली 3 चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। क्या? परमाणु, अणु और आयन। इन 3 चीज़ें जो हैं, 3 परमाणु, अणु और आयन। तो जब भी बात की जाएगी यहाँ पर पदार्थों के अरेंजमेंट की, तो इन्हीं तीनों की बात की जाएगी कि परमाणुओं का अरेंजमेंट कैसा है, या फिर अगर वो अणु है तो उसमें अणु का अरेंजमेंट कैसा है, या फिर वो आयन है तो उसमें आयन का अरेंजमेंट कैसा है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम केमिस्ट्री में कोई बात करते हैं तो वो हमारी परमाणु, अणु और आयन से संबंधित होगी कि उसमें पदार्थों का अरेंजमेंट किस तरीके से है। तो हम पढ़ रहे थे ठोस। तो इसमें जो भी हमारे अणु, आयन या परमाणु हैं, उसमें इसमें अरेंजमेंट यानी अंतराण्विक बल जो है उनमें प्रबल होता है, क्योंकि इसमें अणु, आयन, परमाणु जो भी हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें अंतराण्विक आकाश बहुत ही कम होता है, यानी इनमें जो खाली स्पेस ये जो है ये बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसको दबाना मुश्किल होता है। इसमें फ्लूइडिटी यानी बहने का गुण भी नहीं होता है, और इसकी गतिज ऊर्जा भी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट हमारा आता है द्रव यानी लिक्विड। इसका आयतन जो है निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। लिक्विड जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि पानी, दूध, ये सब क्या है, हमारे लिक्विड में आते हैं। तो इसमें जो है, तो हमारा आता है लिक्विड। इसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड। तो आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, और जो ठोस की तुलना में कम, यानी अंतराण्विक बल जो होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है। अंतराण्विक आकाश जो है ठोस की तुलना में अधिक होते हैं। अंतराण्विक बल अभी हमने बताया कि
आयतन निश्चित, यानी जब भी दूध हमने लिया, दूध को हम कहीं भी रखें, 1 लीटर दूध ले लीजिए आप, उसे चाहे किसी भी बर्तन में रखेंगे वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका जो आकार होगा वो बदल जाएगा। अगर आप उसे ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा, अगर दूसरे बर्तन में रखते हैं तो वो उसी बर्तन के शेप का हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि वो आकार चेंज हो रहा है लेकिन आयतन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आता है कि अंतराणुक आकाश, यानी इनके अणुओं के बीच की दूरी, अणु या परमाणु जो भी हैं उनके बीच की दूरी जो है वो ठोस की तुलना में अधिक होता है। और इसके अलावा जो हमारा आकर्षण बल है वो भी ठोस की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसमें अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गैस, आयतन अनिश्चित, आकार निश्चित। आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित। गैस है, कोई परफ्यूम ले लीजिए, या फिर हवा है, वो भी गैस है। तो जब भी अगर हम किसी उसी छोटे से बॉटल में रखेंगे परफ्यूम को, तो वो तो उसी में उतने दूर में रहेगा, आयतन उसका वही रहेगा, आकार उसका वही रहेगा। लेकिन जैसे हम उसकी शीशी का ढक्कन खोलेंगे, परफ्यूम पूरे कमरे में फैल जाता है, यानी उसका आयतन भी बदल जाता है और आकार भी बदल जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही कम या नगण्य होता है, इनके अणुओं के जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसके कारण इनमें आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम या ना के बराबर ही होता है, जिसके कारण इनकी गतिज ऊर्जा, यानी जो इनके अणु है उनके इधर उधर जाने की क्षमता जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है। ठोस तथा गैस की तुलना में अंतराणुक आकाश बहुत ही अधिक, यानी इनके बीच की जो अणुओं हैं उनके बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है। नेक्स्ट है रासायनिक वर्गीकरण। वो तो हमारा भौतिक वर्गीकरण था जिसमें मेन रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमारा आता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में इसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, और दूसरा अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण। देखिए शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, निश्चित एवं स्थिर रासायनिक संगठन होता है, यानी जो भी शुद्ध पदार्थ हैं उनका जो रासायनिक संगठन होता है वो निश्चित और स्थिर होता है। जैसे कि कोई भी हम पदार्थ लेते हैं, अगर हम मान लीजिए कि हमने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर में जो H2 है और O है, H और O का जो रेशियो है वो निश्चित है, चाहे हम वाटर कहीं से भी लाएं, चाहे वो हमारे घर का वाटर हो चाहे कहीं और का वाटर हो, पानी हो। ऐसा नहीं है कि पानी का जो उसका संगठन है वो चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हमेशा ही H2O ही रहेगा, यानी वो क्या है, निश्चित है। तो इस तरीके से शुद्ध पदार्थ में तो जो होता है वो निश्चित और स्थिर रासायनिक संगठन होता है। और इसके अलावा दूसरा हमारा जो है अशुद्ध पदार्थ है जिसको हम कहते हैं मिश्रण। हमने हाई स्कूल में पढ़ भी रखा है मिश्रण के बारे में, तो वो हमारा आता है मिश्रण। इसमें क्या होता है, अनिश्चित एवं अस्थिर रासायनिक संगठन होता है, यानी मतलब इसमें जो 2 कंपोनेंट मिलते हैं उनका कोई निश्चित रेशियो नहीं होता है कि उसे हम निश्चित मात्रा में मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने चीनी और पानी को मिलाया, तो जरूरी नहीं है कि हम एक निश्चित मात्रा में मिलाएं, कितनी भी चीनी मिला सकते हैं और कितनी भी पानी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से उनका जो संगठन होता है वो क्या होता है, अनिश्चित एवं अस्थिर होता है। अब जो है शुद्ध पदार्थ, इनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और पहला तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व देखिए किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित, यानी जो भी सब्सटेंस है एक ही परमाणुओं द्वारा निर्मित है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। और जो एक से अधिक प्रकार के तत्वों द्वारा निर्मित है उसको हम बोलेंगे यौगिक, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा। नेक्स्ट हमारा आता है अशुद्ध पदार्थ है मिश्रण। इनको 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसमें समांगी मिश्रण में क्या होता है, प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, और विषमांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का असमान संगठन होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा आता है तत्व। वह पदार्थ जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अधिक सरल घटकों में पृथक नहीं किया जा सकता है तत्व कहलाता है। तत्व क्या है, वह पदार्थ जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अधिक सरल घटकों में पृथक नहीं किया जा सकता, या फिर हम कह लें कि केवल एक प्रकार के समान परमाणु क्रमांक के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम,
जितने भी तत्व हैं वो। मान लीजिए हमने बात किया क्या कि एक ही प्रकार के तत्व, उनको और अधिक पृथक नहीं किया जा सकता, यानी अलग अलग उसको नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन है, एक तत्व है, इसको क्या और भागों में तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसलिए हमारा क्या है, ये सही है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा तत्व हो गया। ऑक्सीजन है, इसको और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। या फिर हम कहें कि उनका परमाणु क्रमांक समान हो, अगर हम O2 की बात करें, ठीक है, तो ये भी क्या है, तत्व है, जिसमें O2 यानी O दो O मॉलिक्यूल है, यानी 2 O परमाणु हैं, लेकिन दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। तो यही है कि केवल एक प्रकार यानी समान परमाणु क्रमांक के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थों तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यौगिक। भिन्न प्रकार के भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इनका एक निश्चित अनुपात होता है। दो तत्व, अभी हमने बताया तत्वों की संख्या टोटल जो है 118 अभी तक तत्व ज्ञात हैं। ठीक है, तो ये जो तत्व हैं, इन तत्वों से मिलकर, दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हम से क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं। तो ये दो विभिन्न प्रकार के अलग अलग तत्व हैं। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ बताया गया है कि भिन्न प्रकार के यानी भिन्न परमाणु क्रमांक के, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, के तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं, यानी एक निश्चित अनुपात में। अभी हमने आपको बताया था क्या होता है कि आप जल जो है कहीं से भी लाएं, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा। NH3 है, अमोनिया है, अगर अमोनिया को कहीं से भी आप लाएंगे, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो NH3 ही होगा, यानी एक मॉलिक्यूल जो N का होगा और 3 मॉलिक्यूल जो होंगे H के होंगे, यानी उनका एक निश्चित संगठन है। ठीक है, तो उस संगठन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक। अगर एक ही प्रकार के पदार्थ हैं तो तत्व, अगर दो तत्व मिलकर बनाते हैं या फिर 2 से अधिक तत्व मिलकर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। NaCl में देखिए Na है और Cl है, दोनों अलग अलग तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक भी अलग है। इसमें CH4 यानी मेथेन में C है और यानी कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण नमक या चीनी तथा जल का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण। सबसे पहले मैं आपको मिश्रण बता देती हूँ। मिश्रण आपको पता है कि जब भी कोई भी दो पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिला दें जिसका कोई एक निश्चित रेशियो ना हो तो उसको हम बोलते हैं मिश्रण। अब उस मिश्रण को दो भागों में डिवाइड किया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसके प्रत्येक भाग का संघटन है वो समान हो, उसके गुणधर्म समान हो। जैसे मान लीजिए हमने चीनी और पानी को मिलाया है, तो अगर हम चीनी और पानी को घोल देंगे तो आप चाहें चीनी के उस पूरे ग्लास में अगर घोलते हैं तो गिलास के किसी भी पार्ट से अगर उस चीनी और पानी का जो मिश्रण लेंगे वो उसका स्वाद होगा वो एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो, कहीं आपको ऐसा लगे कि चीनी नहीं है, कहीं चीनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए उसका क्या है, समान है, यानी उसका संगठन पूरे ग्लास में जो है पूरे एक समान रूप से वितरित हो गया है, जिसको हम सामान्य विधियों से अलग अलग नहीं कर सकते या फिर अलग अलग देख नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि नमक चीनी, जल का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण। जो हवा है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, आपको पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते, तो ये भी हमारा क्या है, समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट हमारा है विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण देखिए, जल में चौक या रेत का मिश्रण, बारूद या मिट्टी आदि का मिश्रण। यानी कोई जल है उसमें हम रेत घोल दें तो क्या होता है, रेत नीचे बैठ जाएगा, यानी दोनों का रेशियो क्या है, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, रेशियो यानी उसी किसी अनुपात में मिला सकते हैं लेकिन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, ऐसा नहीं है कि पूरा जो मिट्टी है वो पूरे में समान रूप से घुल जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा विषमांगी मिश्रण हो गया। इतना ही टॉपिक था इसमें। अब नेक्स्ट जो है हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, नेक्स्ट टाइम जब भी है, थर्ड पार्ट। थैंक यू।